औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक at Punjab Group of Colleges Narwal. I hope you people are very fine and safe from corona and any other kind of disease. Simply say God bless you with. I am going to discuss the next topic that is crystallization. बच्चों, आज हमने पढ़ना है क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है। तो बच्चों, डेफिनेशन करने से पहले इसके बारे में सुन लें, उसके बाद हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल नाम से आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टल कि आपके पास जो क्रिस्टल है, जो सॉलिड चीज़ है, उसको आप क्रिस्टल कहते हैं। बच्चों, किसी सॉल्यूशन में से सॉलिड चीज़ को अलहदा करना, ऐसे कह लो आपके पास किसी एक चीज़ का सॉल्यूशन है, उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में है, आपने उसको अलहदा करना है। अलहदा किस तरह करना है? उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करके। और कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज़ करनी है? उसके सैचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके पास उस लिक्विड या उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो फिर क्रिस्टल को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि ये आपके पास रिमूवल है किसकी? सॉलिड चीज़ की। किस में से? सॉल्यूशन में से। और किस तरह निकालना है? बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट इन सच अ मैनर दैट एक्सेस सॉलिड सेपरेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये जो उसी तरह है जिस तरह अगर आप पानी के अंदर चीनी को हल कर देते हैं, ईज़िली डिज़ॉल्व हो जाती है। अगर आप चीनी की ज़्यादा मिकदार उसमें डिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो उसमें मज़ीद हल नहीं होगी। तो फिर आप क्या करते हैं? आप नीचे से उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, उसको गर्म करते हैं। जब आप उसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो चीनी पहले उसमें मिक्स नहीं थी हो रही, डिज़ॉल्व नहीं थी हो रही, अब वो भी ईज़िली डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगी। आप इसी बुक में आगे जाके पढ़ेंगे कि टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। बच्चों, जिस तरह आपने चैनी का नाम सुना होगा या आप इसको चाश का नाम भी देते हो, चैनी भी कहते हो या चाश भी कहते हो, जो जलेब वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, वो क्या होती है? उसमें हमने चीनी को मिक्स किया होता है वाटर के अंदर, लेकिन उसको हमने मैक्सिमम अमाउंट तक वाटर में अंदर डिज़ॉल्व किया होता है। और वो किस तरह किया होता है? उसमें हमने टेम्परेचर इस्तेमाल किया था, यानी उसको हीट करेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार है वो सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि सॉल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगी। तो इसको जब ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो आप देखेंगे उसके ऊपर लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो उसी को आप किसका नाम दोगे? क्रिस्टलाइजेशन का। तो बच्चों, उसके बाद ये डेफिनेशन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है ज़्यादातर कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है? द सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट अ हाई टेम्परेचर एंड द excess amount of the solute is thrown out as a crystal when it is cold। कहता है कि जो सॉल्यूट आपने लिया है, जिस सॉल्वेंट में आपने इसको हल करना है, वो इजीली उसमें डिज़ॉल्व हो जाए। जिस तरह हमने चीनी को पानी में हल किया था, अब वो दोनों मिसिबल हैं। एक वर्ड होता है बच्चों मिसिबल और एक होता है इमिसिबल। मिसिबल का मतलब है जो इजीली डिज़ॉल्व हो जाएं, सॉल्युबल हो जाएं, और इमिसिबल का मतलब क्या है? जो सॉल्युबल या डिज़ॉल्व ना हो। तो कहता है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने लेना है वो दोनों एक दूसरे में इजीली हल हो जाएं। और आपने अगर उसकी ज़्यादा मिकदार उसमें हल करनी है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर,
तो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार उसमें हल हो जाएगी, और जब आप इसको कूल करेंगे तो उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसको आप किसका नाम देंगे? क्रिस्टलाइजेशन का। और नीचे आपने इसका क्या पढ़ा है? ये प्रिंसिपल। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बच्चों, क्रिस्टल करने के या क्रिस्टल की फॉर्मेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं। उसमें से सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये चॉइस ऑफ सॉल्वेंट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऐसे पूछा जाता है कि राइट ऑन द फीचर्स ऑफ आइडियल सॉल्वेंट। तो ये 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आपने कम से कम 4 पॉइंट लिखने हैं ताकि आपके जो 2 नंबर हैं वो सेव हो जाएं। तो पहला पॉइंट बोलने लगा हूँ, इट शुड डिज़ोल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात ही हमने ये पढ़ी है कि हमने जिसके अंदर इसको डिज़ोल्व करना है सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार तक उसको अपने अंदर हल कर सके। इस तरह का आपके पास सॉल्वेंट होना चाहिए। और स्मॉल अमाउंट उसकी हल होगी कब? जब रूम टेम्परेचर के ऊपर हल करेंगे। जिस तरह पानी को हमने चीनी में, चीनी को पानी में डिज़ोल्व किया था, रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो उसको थोड़ी मकदार उसमें हल होगी। अगर उसको टेम्परेचर देंगे तो उसकी ज़्यादा मकदार उसमें हल होना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट। दूसरी बात, इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्वेंट आपने लेना है वो केमिकली रिएक्ट ना करता हो किसके साथ? सल्यूट के साथ। यानी इनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बस एक दूसरे में डिज़ोल्व होने चाहिए या सॉल्युबल होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, इट शुड आइदर नॉट डिज़ोल्व द इम्प्योरिटी और इम्प्योरिटीज शुड नॉट क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम। कहता है कि जो आपके पास जो सॉल्वेंट है इसके अंदर इम्प्योरिटी डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए, कि ये सॉल्वेंट आपने इस तरह का आपने सिलेक्ट करना है, इस तरह के सॉल्वेंट का इख्तियार करना है, या आपने सॉल्वेंट को इस तरह से इंतखाब करना है कि उसके अंदर किसी किस्म की इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व ना हो। तो बच्चों, अगर इम्प्योरिटीज़ में डिज़ोल्व हो जाएंगी तो क्रिस्टल्स के अंदर भी इम्प्योरिटीज़ फिर आ जाएंगी, तो फिर आपके जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ की वजह से आपको डिज़ायर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। 4.1 वाला पॉइंट है, ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल ऑफ द प्योर कंपाउंड। तो बच्चों, आपने पढ़ा था कि जब आप इस सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो आपके पास क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे जो अलहदा से एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। उसके बाद है 5th वाला पॉइंट, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, आपको ईजीली अवेल भी होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, शुड बी सेफ़ टू यूज़। इसको आसानी से आप यूज़ भी कर सकते हो और आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। एंड शुड ईज़िली बी रिलायबल। बच्चों, ये 6 पॉइंट हैं, 6 के 6 याद करेंगे तो एग्ज़ाम में 4 याद रहेंगे जाके। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपको अच्छी तरह से पॉइंट्स आते हों वो छोटे पॉइंट्स हों, ताकि नंबर काटने का कोई उनके पास उज़र ना हो। इस तरह के अथेंटिक पॉइंट आपने अच्छी तरह से वहाँ लिखने हैं जाके। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि आप कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो। जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए आप मोस्टली सॉल्वेंट यूज़ करते हो उनमें से कौन कौन सा है? सबसे पहले है वाटर, उसके बाद है रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब बच्चों, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है ये आप सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे जाके कि 95% एथेनॉल इज आल्सो नोन एज इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। उसके बाद एब्सोल्यूट एथेनॉल, फिर डाई इथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर। ये सारे के सारे ऐसे सॉल्वेंट हैं जो आप मोस्टली यूज़ करते हो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के। तो ये सॉल्वेंट के नाम भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद फिर आगे जाके बात करता है कि अगर आपके पास ये जो आपने ऊपर सॉल्वेंट पड़े हैं, अगर आपको ये ना मिलें यूज़ करने के लिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर कहता है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल सॉल्वेंट का मिक्सचर ले लो। ऐसे ले लें कि कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिसिबल सॉल्वेंट में बी इम्प्लॉय। यानी मिसिबल का मैंने आपको पहले भी बताया, जो इजीली एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएं, सॉल्युबल हो जाएं। कहता है 2 सॉल्वेंट जो मिसिबल हों उनको ले लें। वो किस तरह के होने चाहिए? इनफ्लेमेबल होने चाहिए, यानी कि उसको आग नहीं लगे, आग को ना पकड़े। नीचे लिखा हुआ है डज नॉट कैच फायर। तो उसको आपने रखना है किसके अंदर? वाटर बाथ के अंदर, टू यूज़ हीटिंग पर्पस। वाटर बाथ बच्चों एक लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट है,
उसके अंदर किसी भी चीज़ को ज़्यादा टेम्परेचर दे के हम गर्म कर सकते हैं। ये जब अल्लाह ने चाहा तो कोरोना के हालात ये ठीक हो जाएं, इस बीमारी से हम बच जाएं, अल्लाह करे। और इसके बाद जब हम कॉलेज जाएंगे तो आपको लैब में दिखाया जाएगा कि ये जो वाटर बाथ है ये किस तरह का होता है, तो आप देखेंगे कि आपके लैब में इंशाल्लाह ये प्रेजेंट भी है। तो अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसको परफॉर्म करके भी देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये वाटर बाथ आपने फ़िलहाल ये याद रखना है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है लैब के अंदर जिसको आप यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ को ज़्यादा टेम्परेचर देकर। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो ऊपर तक मैंने पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। दो और तीन शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्रिस्टलाइजेशन वाला, दूसरा इसका प्रिंसिपल, तीसरा चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ किए जा सकते हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। उसके बाद जो प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये आपने बस एक मरतबा पढ़ना है। उसके बाद इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से याद नहीं करना क्योंकि ये पूछा नहीं जाता। पहले ये हम पढ़ लेते हैं कि है क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों आपने दो तरह के सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं, एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको पंजाबी ज़ुबान में इस तरह ट्रांसलेट करते हैं कि रज्जिया होया सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, अब इसमें मज़ीद सल्यूट ऐड करने की गुंजाइश नहीं है। यानी कि आपने सॉल्वेंट को सल्यूट में ऐड करना है या सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करना है और सल्यूट की आपने मैक्सिमम अमाउंट इसमें डिज़ोल्व कर दिया तो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। अब आप उस सॉल्वेंट को किस में गर्म करेंगे, आपने पीछे भी पढ़ा है कि ज़्यादा मिकदार हल करने के लिए आप उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ आप उसको डायरेक्टली हीट करेंगे इन अ वाटर बाथ एट कांस्टेंट स्टीरिंग। स्टीरिंग का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स करने हैं उसको आपने एक चम्मच के साथ, चम्मच तो नहीं होता लैब में लेकिन आपके पास लैब में स्टीरर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीशे का बना है, ग्लास का। इसकी मदद से आपने उसको हिलाते जाना है ताकि दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएं, मिक्स हो जाएं। तो ये इस तरह आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, थर्ड वन इज़ फिल्ट्रेशन, कि आपके पास अगर उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटीज़ हैं जो आपने सॉल्यूशन बनाया है तो आपने फिर क्या करना है, उस इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आपने रिमूव कर लेना है। और बच्चों इस इम्प्योरिटीज़ को सॉल्यूशन से कैसे रिमूव करना है आपने पीछे भी पढ़ा है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू इसको ईज़िली रिमूव कर सकते हो। वो आपके पास बच्चों फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर भी हो सकता है या फोल्डिंग फ़िल्टर पेपर भी हो सकता है और इसके अलावा कोई नॉर्मल फ़िल्टर पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप उसको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उस सॉल्यूशन में उसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। बस एक मरतबा इसको रीड आउट करना है। उसके बाद कूलिंग, क्या था, आपने जो पीछे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया उसको आपने गर्म भी किया था पहले, फिल्ट्रेशन से पहले आपने इसको वाटर बाथ में गर्म किया था। अब आपने उसको ठंडा करना है, कूल करना है। तो बच्चों कूल करेंगे तो आपके पास मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। आपने पहले भी कहा था एक स्टार्टिंग में, जब आप इस चैनी को या चाश को ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर ना उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जब आप इसको भी ठंडा करेंगे तो उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो कहता है अगर आप इसको स्लो कूलिंग करें इसकी, यानी कि इसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने दें एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि वो जो क्रिस्टल हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े हो जाएं और उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होंगे इम्प्योरिटीज़ इंक्लूड होने के। तो जब इम्प्योरिटीज़ इंक्लूड हो जाएंगी तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा या उसके पहले जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, एंड कम्प्लिकेटिंग द ड्राइंग प्रोसेस, यानी कि आपके पास जो आगे ड्राइंग प्रोसेस आ रहा है वो आपके पास फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी। फिफ्थ पॉइंट है आपके पास बच्चों कलेक्टिंग द क्रिस्टल, कि आपके पास जो क्रिस्टल बन गया है अब आपने उसको कलेक्ट करना है, उसको इकट्ठा कर लेना है। अब बच्चों यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है मदर लिक्वर, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको अगर पूछ लिया जाए तो ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि ये क्या है। मदर लिक्वर क्या है बच्चों, ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, द लिक्विड रिमेनिंग आफ्टर द सब्सटेंस हैज़ क्रिस्टलाइज आउट। बच्चों जो आपके पास इस स्टेप से ऊपर जो आपने कूलिंग प्रोसेस किया है
जब कूलिंग का प्रोसेस किया तो क्रिस्टल अलहदा हो गए हैं। क्या था, अब क्रिस्टल में कुछ और इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट थी, कुछ और लिक्विड भी प्रेजेंट है क्रिस्टल के अलावा। अब उस बचे हुए क्रिस्टल के अलावा बचे हुए लिक्विड को किसका नाम दोगे आप, मदर लिक्विड का। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को एक दूसरी चीज़ से अलहदा कर लेते हैं और जो रिमेनिंग पार्टिकल्स वहाँ बच जाते हैं, जो रेजिड्यू बच जाता है, उसको आप क्या नाम दोगे, मदर लिक्विड का। वो आप गोज क्रूसिबल से भी कर सकते हैं या वैक्यूम पंप की मदद से भी उसको अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है, अच्छी लाइन लिखी है, द क्रिस्टल्स आर द वाश। जो आपके पास क्रिस्टल आपने सेपरेट आउट कर लिए हैं, अब आपने उसको वॉश करना है, उसको धोना है कोल्ड सॉल्वेंट के साथ। तो ये लिखा हुआ है, द क्रिस्टल्स आर देन वॉश विद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कोल्ड सॉल्वेंट एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम। बच्चों, जो आपके पास क्रिस्टल आया था उसको इम्प्योरिटीज से मज़ीद साफ़ करने के लिए आपने उसको ठंडे पानी के साथ या कोल्ड सॉल्वेंट के साथ उसको आपने वॉश आउट करना है, और इसी प्रोसेस को आपने कई मरतबा करना है ताकि उसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज़ ना बच जाए। इस तरह आपके पास एक फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स बच आ जाएगी, यानी कि आपके पास जो क्रिस्टल आएगी अब वो प्योर हो जाएगी। उसके बाद 6 वाला पॉइंट है कि आपने जो क्रिस्टल को कलेक्ट किया है अब आपने उसको ड्राई भी करना है। आपने वॉश किया ना, अब उसको ड्राई भी करना है। तो ड्राई करने के 3 मेथड हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वी कैन ड्राइंग द क्रिस्टलाइज सब्सटेंस। तो इसके 3 मेथड हैं, 3 तरीके से आप इसको अलहदा कर सकते हैं या इसको ड्राई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड, उसको फ़िल्टर पेपर के थ्रू आप उसको ड्राई कर सकते हैं, यानी कि आप उस क्रिस्टल को फ़िल्टर पेपर में रखें, फ़िल्टर पेपर को ऊपर से प्रेस करें। तो प्रेस करेंगे तो जो मॉइस्चरिंग होगी वो क्रिस्टल से उतर के आपके पास जो फ़िल्टर पेपर था उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो क्रिस्टल आपका क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अब इसका एक डिसएडवांटेजेस आपने पीछे भी पढ़ा था गूज क्रूसिबल में, आपने कहा था कि फ़िल्टर पेपर की वजह से जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो कंटेमिनेट हो सकता है। लाइन लिखी हुई है, द डिसएडवांटेजेस दैट द क्रिस्टल आर क्रश टू फाइन अ पाउडर एंड समटाइम द फाइबर फिल्टर पेपर कंटेमिनेट। जो क्रिस्टल आप ड्राई कर रहे हैं उस फिल्टर पेपर में जब रखेंगे आप उसको प्रेस करेंगे तो हो सकता है वो क्रश भी हो जाए, ब्रेक डाउन भी हो जाए, पाउडर की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाए, या फिर जो फिल्टर पेपर है उसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है, जो क्रिस्टल है, वो कंटेमिनेट भी हो सकता है, आलूदा भी हो सकता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी आ सकती हैं। दूसरा मेथड है ओवन के थ्रू, आप इसको ओवन में रख कर भी ड्राई कर सकते हो। कहता है ये ऐसा सब्सटेंस है, कौन, क्रिस्टल, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी डिकम्पोज या मेल्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो इजीली ओवन में भी ड्राई हो सकता है। तो 2 मेथड हैं। तीसरा मेथड वैक्यूम डेसिकेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिलायबल मेथड है। सेफ एंड रिलायबल मेथड फॉर ड्राइंग क्रिस्टल इज थ्रू अ वैक्यूम डेसिकेटर। इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, द क्रिस्टल आर स्प्रेड ओवर द वॉच ग्लास एंड केप्ट इन अ वैक्यूम डेसिकेटर। बच्चों ये एक इंस्ट्रूमेंट है लैब के अंदर, वैक्यूम डेसिकेटर। आप देखेंगे कि ये जिस तरह प्रेशर कुकर नहीं होता, ये उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है वैक्यूम डेसिकेटर। तो जब आप इसमें रखेंगे सॉल्वेंट को ड्राई करने के लिए, उस क्रिस्टल को ड्राई करने के लिए, तो इसके अंदर आपको एक ड्राइंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो जाके ये वैक्यूम डेसिकेटर उस दिए हुए क्रिस्टल्स को ड्राई करेगा। तो उस ड्राइंग एजेंट जो आपने यूज़ करना है उसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। उसके बाद सिलिका जेल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों ड्राइंग एजेंट्स में से कोई भी आप ड्राइंग एजेंट यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके पास जो क्रिस्टल होगा वो इजीली ड्राई आउट हो जाएगा। 3 मेथड हैं, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जब ड्राइंग भी कर लिया, लास्ट पॉइंट आपके पास बच जाता है, आपने उसको डीकलोराइज करना है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज़ हैं जो आपको नहीं चाहिए, जैसा कि वर्ड लिखा हुआ है अनडिज़ायरेबल कलर, अगर क्रिस्टल्स के ऊपर कोई इम्प्योरिटीज़ की वजह से ऐसा कलर आ गया है जो आपको नहीं चाहिए, जो अनडिज़ायरेबल है, उसको आपने रिमूव करना है, ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसका हेडिंग है डीकलराइजेशन ऑफ अ अनडिज़ायरेबल कलर।
तो उसके लिए इम्प्योरिटीज आर कन्वीनियंटली रिमूव बाय बॉइलिंग द सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड एनिमल चारकोल। आपने उसी क्रिस्टल्स को दोबारा से गर्म करना है, बॉयल करना है, और उस वक्त आपने एक बाहर से एजेंट यूज़ करना है जिसको आप एनिमल चारकोल कहते हैं। और जो एनिमल चारकोल है वो आपने पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है। जब उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो एनिमल चारकोल की ये प्रॉपर्टीज़ है कि जिस चीज़ के अंदर इसको हाल किया जाएगा उसके अंदर जो कलर होंगे उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा, अपने अंदर जज़ब कर लेगा, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल में मौजूद सभी के सभी कलर वो चारकोल में डिज़ोल्व हो जाएंगे और जो क्रिस्टल होगा वो कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास डीकलराइज सब्सटेंस क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने क्रिस्टल को डीकलराइज करना है तो उसको हम बॉयल करेंगे किसकी मौजूदगी में? चारकोल। चारकोल कौन सा? एनिमल चारकोल। अब बच्चों एनिमल चारकोल क्या है? ये जानवरों की बोन्स ऑफ एनिमल्स से इसको हासिल किया जाता है। ऐसे कह लें कि ये जानवरों की हड्डी का कोयला होता है। उसको जब आप पीसेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसकी पाउडर फॉर्म आ जाएगी। उसको आपने क्रिस्टल के साथ गर्म करना है। तो जब गर्म करेंगे तो आपने ऊपर पढ़ा है कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे भी गर्म करने से ये मेल्ट या डिकम्पोज नहीं होता। तो जो चारकोल आपने यहाँ यूज़ किया एनिमल चारकोल, एनिमल्स की हड्डियों का जो कोयला है वो क्या करेगा? उसके अंदर क्रिस्टल्स के अंदर जितने भी कलर होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके पास जो क्रिस्टल बचेगी वो डीकलराइज हो गई होगी, यानी कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई कलर नहीं होगा। तो आपके पास जो डिज़ायर प्रोडक्ट होगा वो आपको ऑब्टेन हो गया। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक। इसमें से आपने जो आपको बताया गया सिर्फ वो अच्छी तरह से याद रखना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं। और इस चैप्टर में से एक बात और कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। क्लियर बच्चे? ओके, थैंक यू फॉर दिस टाइम।